वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आप लोग जानते हैं कि लगभग एक वर्ष पूर्व ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस के मामलों में रजनीश वर्सेज नेहा के केस में महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे। रजनीश वर्सेज नेहा के केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे, उसके बाद से 125 यानी मेंटेनेंस के मुकदमों की सुनवाई का तरीका एकदम से बदल गया था। सारी चीज़ों को लगभग क्लियर कर दिया गया था। उस जजमेंट के अनुसार हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपना असेट और लायबिलिटी का सर्टिफिकेट दाखिल करना होता था। एक एक चीज कोर्ट को बतानी होती थी कि हमारे पास कौन कौन सी संपत्ति है और हमारे पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। रजनीश और नेहा का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिया गया था, उसके बाद से देश की सारी अदालतों में मेंटेनेंस के मुकदमों की सुनवाई के लिए वो एफिडेविट ज़रूरी हो गया था और उसी बेसिस पर मेंटेनेंस के मुकदमों का आदेश पारित किया जाता था। लेकिन साथियों, अभी 31 अक्टूबर 2022 को फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 125 के केस में किरण तोमर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का एक मामला था, जिसकी सुनवाई करते हुए कुछ ऐसा फैसला दिया है कि यह कहा जा रहा है कि क्या रजनीश वर्सेज नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे, क्या उनको पलट दिया गया है? क्या उस केस में जो बातें कही गई थी उनके विपरीत ये फैसला दिया गया है? आज के इस एपिसोड में इसी केस के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का मामला था। गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस के मामले में मेंटेनेंस का एक ऑर्डर पारित करते हुए हस्बैंड के विरुद्ध यह आदेश देती है कि वाइफ को 20,000 पर मंथ और दो बच्चों को 15,000 पर मंथ का मेंटेनेंस दे। यह आदेश मार्च में दिया जाता है। इस आदेश के खिलाफ हस्बैंड इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है और रिवीजन दाखिल करता है। और रिवीजन दाखिल करते हुए जो मुख्य रूप से जो बहस की जाती है कि हस्बैंड ने अपने असेट और लायबिलिटी के एफिडेविट के साथ जो आईटीआर की कॉपी दाखिल की थी, उसके अनुसार 4.5 लाख रुपया उसकी वार्षिक आय थी। इस बात को नजरअंदाज किया गया और मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित कर दिया गया। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पूरे फैक्ट को देखते हुए यह कहा जाता है कि इस मामले में रजनीश और नेहा के केस में जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए थे, उनको ओवरलुक किया गया है और फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसको सेट असाइड कर दिया गया। अगस्त में यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट के आदेश को सेट असाइड करने के विरुद्ध पत्नी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। किरण तोमर एंड आदि वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड आदि, क्रिमिनल अपील नंबर 1865/2022। और अब 31 अक्टूबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उस क्रिमिनल अपील की सुनवाई होती है। तो देखते हैं दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की बातें कही गई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश पारित किया गया। अनअकैडमी में 11 नवंबर से जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कैप्सूल कोर्सेज के बैचेज भी शुरू हो चुके हैं, जो 3 महीने तक चलेंगे। अनअकैडमी के एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा ये क्लासेस ली जाएंगी। जुडिशरी कोर प्रिपरेशन के बैचेज भी 4 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। अनअकैडमी के सीनियर और एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा आगामी 1 साल तक ये जुडिशरी कोर प्रिपरेशन के बैचेज चलाए जाएंगे। 27 अक्टूबर से रैपिड रिवीजन जुडिशरी बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो आगामी 6 मंथ तक चलेंगे। सो हरी अप, ज्वाइन द रैपिड रिवीजन जुडिशरी बैचेज। 20 अक्टूबर से एक्सटेंसिव जुडिशियल प्रिपरेशन बैचेज भी शुरू हो चुके हैं 1 साल के लिए। तो जल्दी करिए, अनअकैडमी के इन बैचेज में पार्टिसिपेट करिए और अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को साकार करिए। कांग्रेचुलेशंस अनअकैडमी लर्नर्स फॉर क्रैकिंग द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने राजस्थान जुडिशरी एग्जाम को पास किया है डिफरेंट रैंक्स में, सभी को अनअकैडमी की ओर से ढेर सारी बधाई। साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो वाइफ के द्वारा क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है, उस क्रिमिनल अपील की सुनवाई अभी 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली के द्वारा की जाती है।
और सुनवाई करते हुए सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया जाता है। और जो मुख्य रूप से बात कही जाती है कि जो हस्बैंड ने आईटीआर सर्टिफिकेट दाखिल किया था असेट लेबिलिटी के एफिडेविट के साथ, उस संबंध में कहा जाता है कि आईटीआर में एक्यूरेट इनकम नहीं दिखाई जाती। ये जरूरी नहीं है कि आईटीआर एक्यूरेट इनकम का सर्टिफिकेट हो। और दूसरी बात, जो हस्बैंड की ओर से जो आर्गुमेंट में कही गई थी वाइफ के लिए कि वाइफ 2 लाख रुपया पर मंथ अर्न कर रही है, तो इस संबंध में कहा जाता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पॉइंट को भी नहीं देखा कि जो 2 लाख रुपए वाइफ के अर्न करने के बाद हस्बैंड की तरफ से आई है, उसका सोर्स क्या है, उसका बेस क्या है, इन बातों को भी हाई कोर्ट ने नहीं देखा। और जो दूसरा फैक्ट डिस्कस किया जाता है कि हस्बैंड के द्वारा गौतम बुद्ध नगर में ही एक और सूट फाइल की गई थी अपने बच्चों की कस्टडी के लिए गार्जियन इन वार्स एक्ट में। उसमें कहा गया था कि मैं एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, अपने पिता के साथ बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में वाइफ के एडवोकेट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि एक तरफ हस्बैंड अपनी हैंडसम इनकम को क्लेम कर रहा है बच्चों को लेने के लिए, और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं 4.5 लाख रुपया सालाना अर्न कर रहा हूं। तो ये इनकम के संबंध में कंट्राडिक्शन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न एक्यूरेट इनकम का सबूत नहीं है। हाई कोर्ट को होलिस्टिक अप्रोच एडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच होता है जिस संबंध में कोई हमारे पास सबूत हो और उनके आधार पे हम कोई फैसला ले। तो उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है वो सही नहीं है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट के आदेश को सेट असाइड किया था, उस हाई कोर्ट के रिविजनल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है और फिर से फैमिली कोर्ट के आदेश को रीस्टोर कर देता है। और सितंबर 21 से लेकर जितना भी पेंडिंग, जितना भी एरियार्स था मेंटेनेंस का, उस एरियार को देने के लिए डायरेक्शन दिया जाता है। यह कहा जाता है कि लगभग लाखों रुपया बकाया है, लेकिन कुछ एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि 1-1 लाख रुपया बच्चों को, 2 लाख रुपए वाइफ को, इस तरीके का कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि जो एरियार्स है उसमें से इतना तुरंत दे। तो इस तरीके से दोस्तों ये कहा जा रहा है कि रजनीश और नेहा के केस में जो असेट और लेबिलिटी एफिडेविट की बात कही गई थी और उसी एफिडेविट के बेसिस पे इनकम का आकलन किया जाता था। तो क्या जो किरण तोमर का केस है, उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न को ना मान के, इनकम टैक्स रिटर्न को इनकम का आधार ना मान के जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, तो क्या यह माना जाए कि रजनीश और नेहा के केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे उनको रिवर्स कर दिया गया? हालांकि किरण तोमर के केस में रजनीश और नेहा के केस का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। दोस्तों, मेरा यहां पे मानना है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में यह कहता है कि दिस इज नॉट ए प्रूफ ऑफ एक्यूरेट इनकम, तो फिर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। अगर आईटीआर एक्यूरेट इनकम नहीं है तो सारे आईटीआर देश के फिर डाउटफुल हो जाएंगे। फिर किस बेसिस पे नागरिकों पे जो टैक्स पे करते हैं उनके टैक्स का डिटर्मिनेशन किया जाएगा? तो साथियों, फिलहाल जजमेंट्स पे कोई टिप्पणी ना करते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यह एक जजमेंट है जिसमें आप फ़ायदा ले सकते हैं आईटीआर को ना मानने का। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।